हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो दिसंबर 2022 में होने वाली है, उसमें गणित से संबंधित ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और कुछ शिक्षण विधि से संबंधित होंगे। आप जानते हैं कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स का मैथ पूछा जाएगा, यानी गणित से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए ये सेक्शन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस सेक्शन में हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट किस तरह का लग रहा है और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इस 30 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमारा पहला सवाल है, एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न में अंकित की गई है। जैसे चावल का मूल्य है 70 रुपये प्रति किलोग्राम, काला चना का दाम है 90 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं का आटा 1 केजी का दाम है 45 रुपया, पिसा हुआ धनिया का 250 ग्राम का 40 रुपया, और इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। आशीष को 5 किग्रा चावल, 5 किलो गेहूं का आटा, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, 2 किग्रा यानी 2 किलोग्राम काले चने और शेष बचे हुए रुपए से बिस्कुट के पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास 1000 रुपये हैं तो उसे कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर पहले जो दिया हुआ है उन सब से हम कितना उसको खर्च हुआ ये निकाल लेंगे। जैसे 5 केजी चावल, तो आप यहाँ पर 5 केजी चावल है तो 70 गुने 5, उसी तरह से 5 किलो गेहूं का आटा का गुने 5, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया का मूल्य यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 रुपया, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर पूरे को मिलाएंगे, 5 किलोग्राम चावल, 5 किलो गेहूं का आटा, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया और इस सारे के मूल्य को जोड़ेंगे तो आपको 5 गुने 70 यानी कि 350, उसी तरह से 5 गुने 45 यानी कि 225, प्लस 40 प्लस 60 और प्लस 2 गुने 90 180, यानी टोटल आपको 885 रुपये का खर्च हो जाएगा। यानी इस पूरे खर्च को आप जोड़ेंगे तो आपको 885 रुपया आएगा। और आपके पास कितना है तो 100 रुपया, सॉरी 1000 रुपया, तो 1000 में से इसको आप घटा लें। एक 1000 माइनस 885 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा 145। अब 145 रुपये में आपको बिस्किट खरीदना है, तो एक बिस्किट के पैकेट का दाम कितना है 20 रुपया, तो इसमें कितना होगा तो बट्टे आप 20 कर देंगे तो आपको लगभग प्राप्त होगा 7.25, यानी कि 7.25 पैकेट। आप तो यहाँ हम लगभग अप्रॉक्स में लेते हैं तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके इसे बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है। इकाई के स्थान पर 2 का गुणज है और दहाई के स्थान पर 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। तो देखिए, जो भी यहाँ ऑप्शन है सभी में इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है, यानी 9 है, 6 है, 3 है। आप जब भी आप इकाई दहाई गिनते हैं तो पहले आप इधर से गिनते हैं, जैसे ये इकाई है और ये दहाई है। यहाँ 9 इकाई के स्थान पर है और 6 दहाई के स्थान पे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी दहाई के स्थान पर है वो सब 2 के गुना का है, यानी कि 6 है, 4 है, 8 है। तो सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। उसके बाद है
कि दो संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। अगर आप दोनों अंक को जोड़ेंगे तो एक अभाज्य संख्या आना चाहिए। अगर आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 होता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरह से 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आता है, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब चलिए यहाँ देखते हैं, 9 और 4 जोड़ने पर 13 आता है और 8 3 जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है, और ये दोनों अभाज्य संख्या है। लेकिन अगला कंडीशन है कि 52 का एक गुणनखंड है। तो 52 का गुणनखंड क्या होगा? तो जो 52 का गुणनखंड होगा उसमें उससे 52 में भाग लग जाएगा, तो वो 13 है, क्योंकि 13 चौका 52। आप जानते हैं कि 52 को आप इस रूप में लिख सकते हैं, 52 बराबर 13 गुने 4 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न हैं। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपया, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से बी तक शहर तक किया। उससे सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी शाम 4 बजे वह पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी है? तो चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, टोटल दूरी है 250 और इसमें से केवल 80 किलोमीटर तक उसे 800 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर आप 250 माइनस 80 कर लीजिए, तो कितना किलोमीटर बचेगा? तो 170 किलोमीटर आपका इस तरह से शेष बच रहा है। यानी कि पहले 80 किलोमीटर के लिए आपको 800 रुपये देने होंगे और बाकी जो 170 किलोमीटर है उसके लिए आपको कितने देने होंगे? तो 1700 रुपये, क्योंकि 10 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो 170 किलोमीटर के लिए आपको 1700 देने होंगे और प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपया चार्ज है। यहाँ देखिए घंटा कितना हो रहा है, तो सुबह 7 बजे से 4 बजे तक। अगर आप 8 घंटे तक यूज करेंगे तो आपको 800 रुपये लगेंगे। उसके अलावा आप यूज करेंगे 8 से एक्स्ट्रा, तो 100 रुपया आपको प्रति घंटे भी देना होगा। तो 7 बजे से लेकर के आप 4 बजे तक का समय देखेंगे तो 9 घंटा होता है। तो यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 100 रुपया और ऐड करना होगा। तो इस तरह से टोटल आपका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी 2600। चलिए अब अगले को देखते हैं। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी? अवरोही क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और अंत में सबसे छोटी संख्या। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा बॉक्स आप यहाँ ले और उसके बाद जैसे ये छोटा बॉक्स, उससे छोटा बॉक्स, इससे छोटा बॉक्स, इस तरह से अवरोही क्रम में अगर करना हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा और उससे छोटा होता जाएगा। और वही आरोही क्रम में पूछे असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले हम छोटे को लिखते हैं फिर बड़े को बढ़ाते चलते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आरोही क्रम हुआ बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 9.990। यहाँ पर आप देख रखिए सबसे बड़ी संख्या। यहाँ हम आपको नंबरिंग कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाता है, ये वाला फर्स्ट हमारा है। तो इस तरह से जब आप इसको नंबरिंग कर लेंगे कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको 9.990।
990, ये हमारा फर्स्ट पे आता है। उसके बाद आएगा हमारा 9.909, क्योंकि देखिए 9.9 है और ये 9.99 है, यहाँ 9.90 है, तो ये बड़ी संख्या है। अब यहाँ तीसरे स्थान पे कौन सी आएगी, तो इसके बाद हमारा आएगा 9 अब बाकी सब जो भी यहाँ पर है ये हट गया आपको और ये हट गया। अब इधर आ रहा है, ये तीसरे स्थान पर ये हमारा आ जाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से दशमलव में आप कर सकते हैं। एक 4 अंकों की संख्या के 100वें स्थान पर 0, तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये हो गया आपको इकाई, यूनिट, ये हो गया 10 और ये हो गया 100। आप जब भी कभी संख्या लिखेंगे तो इसी तरह से इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है। तो आप देखिए कि 100वें स्थान पर 0 किस में है, तो इकाई दहाई से, तो यहाँ डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 100वें स्थान पे 6 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 2 गुना है। जो दहाई के स्थान का अंक है वो इकाई से 2 गुना है। ये पहला ऑप्शन में देखिए जो 6 है, क्या वो 2 से 2 गुना है, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, वो तिगुना है। इस तरह से क्या 2 जो है वो 4 का 2 गुना है, तो नहीं, वो तो आधा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है सी, तो ये सही है। इसकी भी जांच कर लेते हैं। जैसे जो हमारा दहाई का अंक 4 है वो इकाई के अंक से 2 गुना है, तो हाँ है, 2 दूना 4। जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के अंक से तिगुना है, तो बिल्कुल है। जो 1000वें स्थान पर 6 है वो इकाई से तिगुना है, तो 2 तिया 6 है। तो इस तरह से हमारा अगला प्रश्न है, एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो देखिए आप अगर मान लेते हैं कि इकाई का अंक हमारा x है और दहाई का अंक y है, तो दहाई का अंक में हम 10 लिखते हैं और फिर उसको पलटने पर यानी कि हमारा 10x और प्लस y, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आता है, 88 आता है। तो इस तरह से हमारा x प्लस वाई अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो कितना मिल जाएगा, तो आपको 8 मिल जाता है। तो अब पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करेंगे तो 4 प्राप्त होता है। 4 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 सेमी और 10 सेमी भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। ऐसे कंडीशन में छोटे आयत का अगर आपको लंबाई निकालना हो तो इसको 2 से भाग करेंगे और 10 को भी 2 से भाग करेंगे, तो लंबाई हो जाएगा यहाँ पर 5, चौड़ाई हो जाएगा 4, और इस तरह से इसका जो परिमाप होगा वो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 5 प्लस 4, तो बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम एक अभाज्य संख्या में दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ेंगे तो यह जरूरी नहीं कि अभाज्य ही हो। जैसे आप 3 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होता है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह से अगला ऑप्शन है कि एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुना किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 प्राप्त होता है।
और 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं लेकिन वो एक और स्वयं होता है, और कोई इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, तो हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह संख्या जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आएगा, वह कौन सा है? तो आप इसको सिंपली भाग करके भी चेक कर सकते हैं, या इसको गुणनखंड के रूप में अगर आप तोड़ के देखेंगे तो हमको 17 प्राप्त होता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 17 को से भाग करने पर आपको 88 में आप भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 160 में आप करेंगे तो 7 आपको शेषफल आ जाएगा। तो चूंकि आसान ऑप्शन है तो हम इसे आसानी से ऑप्शन के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। मान ली के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है और राशि 105 है, तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 25 और 11। इसे भी हम जैसे संख्याओं को सॉल्व करते हैं, संख्या वाला सवाल, उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14.5 गुने 3 प्लस 18/3 घटाओ 3 गुने 12.5। इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए इसे बनाना है, यानी सबसे पहले भाग की विधि, फिर गुना, और फिर जोड़, और अंत में घटाओ। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 18 में अगर आप 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 6 प्राप्त होगा, और 14.3 में अगर आप 3 से गुना करेंगे तो 43.5 प्राप्त होता है, और 3 गुने अगर आप फिर यहाँ पर 12.5 है। इस तरह से इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाता है। अगला प्रश्न है एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष यूकलिप्टस और बाकी पीपल के हैं। तो यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है, तो देखिए जामुन का वृक्ष कितना है, तो कुल वृक्ष का 6ठा है, तो कुल वृक्ष अगर x है तो जामुन का उसका 1/6 है, और ये 6 है संख्या, यानी कुल वृक्ष की संख्या हो जाएगी 6 गुने 6 36। तो इस तरह से आप 36 कुल वृक्षों की संख्या निकाल लिए, और आपको जामुन का वृक्ष पता चल गया कि 6 है, जामुन हो गया 6, और पीपल के यूकलिप्टस आधा है, यानी कि 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, यानी टोटल आपको ये दोनों वृक्ष मिला के हो जाते हैं 24। तो पीपल के वृक्ष कितने बचे, तो 36 माइनस 24 कर दीजिए, क्योंकि कुल वृक्ष 36 हैं और बाकी दोनों वृक्ष मिला के 24 हैं, तो इस तरह से 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 बजे पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय क्या है? तो देखिए इसे हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सुबह 4:48 से कल अगले यानी 2 सितंबर को 4:48 तक 24 घंटा हुआ, और उसके बाद आप बाकी जो समय बच रहा है यानी कि 17:37 वहाँ तक का समय कैलकुलेट कर ले और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सही आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 36 घंटे 49 मिनट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों के को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 50 मीटर। यहाँ ध्यान रखना है कि 500 डेसीमीटर और 30 सेंटीमीटर साथ में ही दिया हुआ है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेमी है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो आप इसको ऐसे समझे जैसे एक तार है 270 सेंटीमीटर, इसको आयत का रूप दिया गया है,
तो यानी कि इस आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, क्योंकि इसी तार को आयत का रूप दिया गया, तो 270 सेंटीमीटर ही इस आयत का परिमाप होगा। और उसमें इसका चौड़ाई दिया है, तो इससे हम परिमाप का फॉर्मूला यानी कि परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 270। तो इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एल जो है, लंबाई जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 85। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने उसे 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। पहला ऑप्शन है कि यह बताकर कि यह गलत है और उसे सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। दूसरा, श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर। तीसरा, अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर। या चौथा है, उसे मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि हम छोटे बच्चे जो हैं वो अमूर्त चीज़ों को, जैसे संख्या है, उन चीज़ों को सही से नहीं समझ पाते हैं। तो उन्हें हम मूर्त पदार्थ यानी कि जो जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण है, जो वस्तु सामने है, उसको दिखा करके और नियम को समझा करके उस गलती को ठीक कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 47 प्रश्न है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्र के कौन से पहलू विद्यमान हैं। और इसका है एक कि मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख और संकेतों का प्रयोग, और अंतिम है कि पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। तो अन्य सभी ऑप्शन तो है, लेकिन पैमाने के अनुसार आलेख खींचना प्राथमिक कक्षाओं में नहीं होता है। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बिना पैमाने के यानी बिना कोई स्टैंडर्ड माप के ही मानचित्र का चित्रांकन करते हैं या अर्थांकन करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी डी वाले ऑप्शन है वो हट जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अगला है पूर्णांक, चौपर यानी कि टाइलिंग, अनुमान लगाना या सममिति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्णांक जो है वो प्राथमिक कक्षा में पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, जबकि अनुमान लगाना या चौपर या टाइलिंग, सममिति, सिमेट्री, ये सब प्राथमिक कक्षाओं में के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवधारणा को समझाने के लिए किया जा सकता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि संख्या बोध, भिन्न और प्रतिरूप को समझाने के लिए। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं। दूसरा, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। या तीसरा, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अगर अध्यापक का विचार किस तरह से है गणित सीखने के प्रति, उस तरह से बच्चों का प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अगर शिक्षक पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ बच्चे सीख सकते हैं, उनके प्रदर्शन को सुधारा जा सकता है, तो बच्चे भी आसानी से उन चीज़ों को सीखने लगते हैं। लेकिन अगर शिक्षक ही नकारात्मक रूप से सोचेंगे कि नहीं बच्चे नहीं सीख सकते, यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, तो वहाँ पर बच्चे भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। और यह सोचना कि लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो ये सब रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इस तरह से ये सब कथन गलत हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। अगला है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ा संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। पहला, अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। दूसरा, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। सी, कक्षा में क्विज का संचालन कराना। या कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन कराना। अब आंकड़ा संग्रहण का अगर बच्चों को समझाना है, तो इससे अच्छा है कि विद्यार्थियों को सर्वेक्षण का संचालन करने का हम अवसर दें, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, यह ज्यामितीय विवेचन में वैन हिले के अनुसार किस स्तर पर है? तो वह अभी शून्य स्तर एक सॉरी तो अभी वह शून्य स्तर पर है, यानी कि उसको अभी सिर्फ बोध हुआ है, वह चीज़ों को समझ रहा है कि कौन सा चीज़ किस तरह का होता है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? रचनावादी होता है जिसमें बच्चे नए नए तरीके से कोई काम कर पाते हैं, तो उसे हम रचनावादी या संरचनात्मक कक्षा बोलते हैं। तो गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना, ये तो गलत ही होगा। दूसरा है कि अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना, अध्यापक इस ओर ध्यान रखे कि बच्चे हमेशा सही उत्तर ही दें, तो ये भी सही अप्रोच नहीं होगा। सी है विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। और चौथा है कि विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। यहाँ सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बच्चे अगर गलत भी उत्तर देते हैं तो यह सोचना चाहिए कि सीखने का यह एक प्रोसेस है और बच्चे गलती करके ही गलत आंसरों से ही सही उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। दूसरा, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। तीसरा, गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन दृश्यीकरण सम्मिलित है। या चौथा, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो हमारा बी जो है वो गलत है, क्योंकि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ये सोचना गलत है। यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, यह वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविमीय समझ को विकसित यानी 3D की का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? भारत के मानचित्र के विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा, निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं, पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको उपयुक्त नहीं है, इसका हमें चुनाव करना है। तो यहाँ पर पहला जो है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि ये उपयुक्त नहीं है प्राथमिक कक्षाओं के लिए। क्योंकि अगर भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का अगर हम परिकलन करेंगे तो उससे बच्चों में 3D की समझ उतनी विकसित नहीं होगी, जबकि अन्य ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उससे बच्चों में 3D की समझ बन जाएगी। अगला प्रश्न है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। दूसरा, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है, मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिचालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकते हैं। और चौथा है कि क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चॉपर बिछाना लाभदायक हो सकता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये प्राथमिक कक्षाओं में ये सही नहीं होता कि आप किसी भी फार्मूला को पहले बच्चों को याद करवाएं और फिर उससे संबंधित चीज़ों को समझाएं। पहले बच्चों को किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया जाना चाहिए, उन्हें खुद करने का, अनुमान लगाने का अवसर दिया जाना चाहिए, बाद में उसको सूत्र के रूप में पढ़ाना चाहिए। तो अन्य सभी ऑप्शन यहाँ सही हैं और बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। मुक्त सिरे वाले प्रश्न का अर्थ होता है कि जिसमें बच्चे अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हैं, जिसमें बच्चे एक से अधिक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और पहला ऑप्शन है, गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसमें बच्चे अधिक उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतः यह मुक्त सिरे वाला उत्तर नहीं होगा।
एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 की है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन इतना है तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी बच्चे अपने हिसाब से उत्तर नहीं ला सकते हैं। अगला है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। तो इसमें बच्चे अपने हिसाब से लंबाई डालकर चौड़ाई निकाल सकते हैं या चौड़ाई में परिवर्तन करके लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। भाग का गठन व्यकलन की अवधारणा पर हुआ है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो हमारा जो अंतिम ऑप्शन है कि भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, यह सही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। और इसका पहला ऑप्शन भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। और इसमें प्राथमिक कक्षा के हिसाब से सबसे सही है कि भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी। बच्चे जितना जीवन से जोड़ करके अपने आसपास की वस्तुओं से जोड़ के मूर्त रूप में चीज़ों को सीखेंगे उतने आसानी से अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तो जब भी हम किसी प्रश्न को हल करें तो यह ध्यान में ज़रूर रखें कि प्राथमिक कक्षा के बच्चे अमूर्त रूप से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो हम मूर्त रूप में उन चीज़ों को बताएं और उसी से जुड़ा हुआ जो उत्तर होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण किया जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम एक बहुत ही हाईफाई एग्जामिनेशन का मॉडल बनाएं और उसी को अनुकरण करें, क्योंकि विद्यालय में हर तरह के बच्चे हो सकते हैं और सभी का आकलन अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा गणित से जुड़ा हुआ दूसरा प्रैक्टिस सेट। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आपको 30 में से कितने आंसर आए और इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।